नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आपके सामने, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बदलते सामाजिक समीकरण या बदलते सामाजिक संस्थाएं हैं भारत के अंदर, बदलती सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समीकरण, उसके बारे में आपके सामने पेपर होने वाला है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यह क्लास आपके सामने एक प्रकार की मास्टर क्लास होने वाली है। कैसी क्लास होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है। मास्टर क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर अपन सारी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों की जो 4 यूनिट होती है, आपके तो 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई आप सब विद्यार्थियों के लिए। इस क्लास को आपको पूरा का पूरा देखना है। सबसे पहले तो अगर आप पूरा देखोगे ना, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जाओ और जाकर खरीद सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप ये जो पीडीएफ है, ये पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। और व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी सूचना आती है, वहीं पर सबसे पहले कोई भी सूचना है उसके बारे में डालता हूँ। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न है, फैमिली एंड मैरिज से संबंधित जो परिवार क्या है, किसे किसे संबंधित प्रश्न होता है? परिवार और आपके सामने जो शादी होती है उससे संबंधित आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं इसमें। पहला प्रश्न है, परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। जो परिवार होते हैं, समाज के अंदर जो परिवार होते हैं, उनकी संरचनाएं हैं, पहले कैसे हुआ करती थी और आज के समय परिवार की संरचनाएं कैसी हैं, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बिंदु की बात करें आपके सामने, जो परिवार है, परिवार समाज का सबसे प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। क्या है? अगर परिवारों की बात करें तो हमारा जो समाज होता है उसकी सबसे आपके सामने महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है भाई? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। अब कैसे होता है? देखो, परिवार जब मनुष्य के आपके सामने, जो मनुष्य है उसने आपके सामने इस सृष्टि में जन्म लिया होगा, तभी से आपके सामने हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहे। किसके रूप में रहे भाई? सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन जिया। सामाजिक प्राणी कौन होते हैं? जो आपके सामने एकजुट रहते हैं, एक जगह अपना जो डेरा डालकर आपके सामने रहते हैं। तो उसमें आपके सामने क्या है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसीलिए बनना पड़ा क्योंकि पहले जो जीव जंतु हुआ करते थे, इनसे बहुत खतरा हुआ करता था। किसे? जो जीव जंतु हुआ करते थे, इनसे बहुत खतरा हुआ करता था मनुष्य को, तो उन्हें एकजुट होकर रहना पड़ता था। समझ में आ गया? एक व्यक्ति को आपके सामने हाथी शेर कोई परेशान कर सकता है, लेकिन 5-10 लोग एक साथ रहें तो वो उनका सामना कर सकते हैं। तो उसी से आपके सामने अपने जो ब्लड रिलेटिव, जिन लोगों के साथ आपके खून के रिश्ते हुआ करते थे, उनको परिवार के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? परिवार के नाम से जाना गया। और इसी के 15-20 परिवार या 5-7 परिवार एकजुट होकर रहते थे, उसी को क्या बोलते थे? समाज के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए शुरुआती समय है समाज का, उसी में जो परिवार है वो आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण संस्था बन गया। क्या बन गया? परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था हो गई। वो लोग जिनके साथ आपका खून का रिश्ता हो, उसी को परिवार के नाम से जाना गया। औद्योगिकरण, नगरीकरण व पश्चिमीकरण और महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता के कारण भारतीय परिवारों की संरचना में गहरे ऐतिहासिक बदलाव आ रहे हैं। देखो, पहले आपके सामने जो समाज हुआ करता था उसमें पुरुष प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान या मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी। क्यों भाई? क्योंकि पहले आपके सामने जो मनुष्य हुआ करता था उसको अपने शारीरिक काम की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। जैसे इंसान कोई कृषि कर रहे हैं, है ना, आपके सामने पशुपालन कर रहे हैं, तो आपके सामने जो पुरुष हैं उनकी शारीरिक संरचना इस प्रकार से होती है जो महिलाओं से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए क्या आपके सामने जो महिलाएं हैं वो इस मामले में पीछे रह जाती थी, इसीलिए उनकी जरूरत है, उनको कम पड़ती थी। और इसके अलावा युद्ध हो गए या अन्य जो समाज की जो संरचनाएं हुआ करती थी, वहां पर पुरुष ज्यादा सही बैठते थे। समझ में आ गया? तो इस वजह से जो समाज है वो कैसा रहा? पुरुष प्रधान समाज रहा। कैसा समाज रहा? पुरुष प्रधान समाज रहा। लेकिन समय में बदलाव हुआ है, आया कैसे? उद्योगीकरण हुआ। उद्योगीकरण से क्या? तकनीकों की बदलाव आ गया। किसमें? तकनीकों का। अब कोई भी चीज है उसमें शारीरिक काम की जगह आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपके सामने किसकी जरूरत पड़ती है? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की, आपकी मानसिक जो मजबूती है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और मानसिक जो मजबूती है उसमें महिलाएं भी उतनी स्ट्रांग है और पुरुष भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा भाई आपके सामने,
औद्योगिकरण और नगरीकरण और पश्चिमीकरण की जो यूरोपीय जो संस्कृति है वहां पर आपके सामने उसके वजह से जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। कि महिलाएं हैं उनको आपके सामने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने लगे। क्यों? महिलाएं भी घर से बाहर निकलने लग गई। पहले तो महिलाएं सिर्फ घर का काम संभालती थी, अब समय के साथ महिलाएं घर से बाहर निकलने लग गई। घर का काम के अलावा वो आपके सामने पैसे भी कमाने लग गई, और जिनके हाथों में वही पैसा होता है वही समाज के अंदर सारी चीजों को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो पहले जो महिलाएं घर तक सीमित थी अब वो बाहर आने लगे और अपना काम करने लगे। इसीलिए जो समाज की जो पुरानी संरचना है उसमें क्या आ रहे हैं, अब बदलाव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उनमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब संरचना में हो रहे परिवर्तन कैसे, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, प्रमुख परिवर्तन, उनके बारे में अगर अपन विस्तार से देखें। पहला पॉइंट है संयुक्त परिवारों का विघटन। हमारे समाज, हमारा जो भारतीय समाज है क्या है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है क्या है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसकी पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी जॉइंट फैमिली। क्या पहचान थी? जॉइंट फैमिली। सभी लोग आपके सामने जो मिलजुल कर वो समाज में रहा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो सारे लोग एक गांव में, आपने देखा होगा कि 10 लोग अब आपके सामने एक ही परिवार में रह रहे हैं। उसी प्रकार परिवारों को संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल लोगों की सोच बदल रही है। आजकल सभी लोग क्या है, अलग रहना चाहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का आपके सामने जो प्रचलन है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। एकल परिवारों का जो चलन है वो बढ़ गया। लोग आपके सामने एक जगह नहीं रहना चाहते भाई, एकल परिवारों में रहना चाहते हैं। कृषि आधारित विशाल संयुक्त परिवार अब तेजी से टूटकर शहरों में एकल परिवारों पर बदल गए। क्या है? पहले कृषि की जरूरत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जो कृषि है आपके सामने, कृषि के अंदर क्या भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी। तो एक एक पिता के आपके सामने क्या 10 बीघा जमीन है ना, 10 बीघा जमीन है, तो आपके सामने क्या भाई सभी के सभी लोग आपके सामने क्या काम करवा दिया करते थे। लेकिन अब क्या शहरीकरण का प्रचलन बढ़ रहा है, जहां पर आपके सामने लोग है ना, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो लोग एकल परिवारों में ज्यादा रहते हैं, जहां पर पति पत्नी व अविवाहित बच्चे में बदल गए। क्या रहते हैं? पति रह रहा है, पत्नी रह रही है और उसके जो एक दो बच्चे हैं वो रह रहे हैं। ये एकल परिवार होता है। पहले आपके सामने उसके पति का भाई भी वहीं पर रहता था, उसका भाई भी, 3-4 भाई है, सब एक जगह रहते थे, उनके बच्चे उनकी पत्नी सब एक जगह रहा करते थे। एकल परिवारों का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे बदलने लग गया है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तरफ पलायन भी बढ़ा है। और समय के साथ क्या रहा भाई, आपके सामने जो पलायन है वो समय के साथ आपके सामने बढ़ा है। लोग आपके सामने गांव से शहरों की तरफ जाने लगे हैं। क्या होने लगे हैं? लोग गांव से शहरों की तरफ अब पलायन करने लग गए हैं धीरे धीरे। परिवारों के आकार में करी कमी। परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता के साथ महंगाई के कारण भी परिवारों का आकार छोटा हो गया है। क्या है? अब लोग समझदार हो गए हैं। परिवार नियोजन, लोगों को पता चल गया है कि आपके सामने जितने ज्यादा बच्चे होंगे आपके घर में, आपका उतना ज्यादा क्या होगा, खर्चा होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा। अब खर्चा उठाने के लिए भाई आपके सामने क्या है, महंगाई बढ़ रही है समय के साथ। क्या हो रही है? महंगाई आपके सामने समय के साथ बढ़ रही है। तो जितनी महंगाई बढ़ रही है लोग उतने कम बच्चे रखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए भाई आपके सामने परिवार नियोजन के भी साधन उपलब्ध हो गए, लोग जागरूक भी हो गए। तो इसीलिए धीरे धीरे आपके सामने ये देखने को मिल रही है। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट अब लगने लगा है। यहां तक कि डिंक, डबल इनकम नो किड्स परिवारों का भी चलन बढ़ गया है। कि मतलब अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाओगे। ये प्रचलन भी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। और ये प्रचलन है चाइना में बहुत ज्यादा, आप धीरे धीरे भारत में भी देखोगे आप। संरचना अलगाव लेकिन प्रकार्यात्मक एकता। समाजशास्त्री मानते हैं संयुक्त परिवार पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वे भौगोलिक रूप से स्ट्रक्चरल आइसोलेशन की जरूरत हो गए। मतलब संयुक्त परिवारों की जो जरूरत है या संयुक्त परिवार है वो आपके सामने पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए और हो भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे भाई आपने देखा कोरोना काल आया, क्या कोरोना का काल आया। कोरोना काल में जो लोग शहरों में रहते थे भागकर घरों में आ गए, सॉरी गांव में आ गए। क्यों आ गए भाई गांव में? क्योंकि उनको पता है वहां पर आपके सामने क्या है, इतना खर्चा नहीं लगेगा, वहां पर आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो, जीवन जी सकते हो। तो यही है जो संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है। क्या है? संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले लोग साल भर क्या हुआ करते थे, घर पर रहा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग बाहर त्योहार हो गया, कोई त्योहार हो गया, कोई शादी फंक्शन हो गया, उसी पर एकजुट रहते हैं, बाकी समय अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तो पूरी तरीके से यह संयुक्त परिवार की संरचना खत्म नहीं हुई, उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। देखो त्योहार हो गया, शादी विवाह संकट के समय आज भी आर्थिक व भावनात्मक रूप से सभी लोग खड़े रहते हैं। आज भी किसी व्यक्ति को जरूरत होती है ना, तो गांव में सभी लोग एक दूसरे के एकजुट अच्छे या बुरे समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। नए प्रकार के परिवारों को होते, आजकल समाज में नए प्रकार का परिवारों का उदय देखने को मिल रहा है।
वर्तमान समाज में सिंगल पेरेंट, एकल अभिभावक परिवार, लिव इन रिलेशनशिप से बने परिवार, महिला महिला प्रधान परिवारों की भी संख्या तेजी से बढ़ी है। क्या है सिंगल पेरेंट? क्या होता है आपके सामने? एकल अभिभावक मतलब क्या कर लिया, एक महिला है, एक महिला या पुरुष है, उसने क्या कर लिया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। समझ में आ गया? मतलब उसको गोद ले लिया। अब उसको गोद ले लिया, उसकी आपके सामने उसके साथ वो जिंदगी काट रही है, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग, और महिला प्रधान आपके सामने पहले पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, वो महिला प्रधान समाज है, वो देखने को मिल रहा है। तो समाज का प्रकार बदलने लग रहे हैं, धीरे धीरे समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। निष्कर्ष, परिवार संरचना अब स्थिर नहीं है। अब परिवारों की संरचना पहले की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार एक अत्यधिक लचीला व आधुनिक रूप से ढल गए हैं। क्या हो गया? समाज अब जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव कर रहा है, लचीले और आपके सामने जरूरतों के साथ। भाई जरूरत तो पड़ रही है पैसों की, तो लोग एकल परिवार में रह रहे हैं। जरूरत पड़ रही है जब लोगों को आपके सामने क्या फ्लेक्सिबल तरीके से अपने संयुक्त परिवार के रूप में रहने की, तो शादी विवाह त्योहार में आपके सामने संयुक्त परिवार की तरह भी रहते हैं। तो वक्त के साथ बदलाव के साथ चीजों में देखने को मिल रहा है। तो यही है परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अपन ने विस्तार से देखा कि कैसे लोगों के जीवन में, जो समाज में लोगों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया भाई इस टॉपिक को। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाला प्रश्न आपके सामने धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता व राज्य के कानूनों के बीच में संबंध का विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको? संबंध बताने हैं। किन किन के बीच में संबंध बताने आपके सामने कि धार्मिक विविधता क्या होती है, क्या होती है धार्मिक विविधता, क्या होती है धार्मिक विविधता, क्या होती है, और आपके सामने राज्य के कानून, किसके कानून? राज्य के कानून होते हैं आपके सामने, उनके बीच में आपको क्या करना है, आपको जो संबंध बताना है। क्या करना आपको? संबंध बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। विस्तार से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई। 40,000 सब्सक्राइबर का पहले 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो पहले अचीव करो। भारत दुनिया का सबसे आर्थिक अधिक धार्मिक विविधता वाला देश है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग प्रकार के जो धर्म है वो देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से देश में? भारत में। क्यों? भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे रिलीजन डाइवर्सिटी इसीलिए है, रिलीजियस डाइवर्सिटी इसीलिए है क्योंकि हमारे पहले यहां पर वैदिक धर्म हुआ करता था। वैदिक धर्म, उसका जो वर्तमान रूप है वो हिंदू धर्म है। समझ में आ गया? उसी से हमारा जो देश है उसमें बौद्ध धर्म है ना। इस जो अगले वाला जो धर्म है जैन धर्म, ठीक है, आपके सामने सिख धर्म, आर्य समाज, इतने धर्म तो ऐसे हैं जिनका जन्म ही भारत में हुआ है। समझ में आ गया? वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, आर्य धर्म जैसी जो चीजें, और भी, ये तो मैं बड़े बड़े धर्मों की बात कर रहा हूं जो जिनकी शुरुआत ही भारत से हुई है। समझ में आ गया? हमारे वैदिक या हिंदू धर्म से अलग अलग प्रकार के धर्म निकले, तो इतने धर्म तो भारत में है। इसके अलावा ईसाई धर्म हो गया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में है, उसके वजह से जो इस्लामीकरण देखने को मिला, उसके वजह से ईसाई धर्म भी भारत में काफी है ना। और जो पारसी जो उसको ईसाई धर्म हो गया, सॉरी मुस्लिम धर्म, भाई गलत बता दिया मैंने, मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वो भारत में, उसकी वजह से जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, वो भारत में देखने को मिला। ठीक है, ईसाई है, अंग्रेज आए, वो ईसाई धर्म को लेकर आए, तो इसलिए ईसाई धर्म भी देखने को मिला। तो भारत में बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख अन्य धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत जैसे देश में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, अनेकों अनेक धर्म के लोग रहते हैं। चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे मुस्लिम धर्म हो गया, चाहे ईसाई हो गया, चाहे सिख हो गया, चाहे अन्य धर्म के लोग हो गए, सबके सब धर्म के लोग यहाँ पर आपके सामने अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। समझ में आ गया? अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। समझ में आ गया? भारत के संविधान ने इस विविधता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। क्या क्या? भारत जैसा देश है, उन्होंने क्या किया, इस जो भारतीय संविधान ने, ये जो विविधता है, क्या है,
ये जो विविधता है आपके सामने, ये जो डाइवर्सिटी है, ये खत्म नहीं हो, मतलब सभी धर्म के लोग आपके सामने एकजुट रहे, मिलजुल कर रहे, इसके सामने ये विविधता एक खत्म नहीं रहे, इसके लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया? सेकुलर का। सेकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही है कि हम भारत देश का जो संविधान है ना, वो कोई एक फिक्स धर्म को, जैसे कोई भी एक धर्म को, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक धर्म हो, किसी एक धर्म को हम क्या है बढ़ावा नहीं देंगे, एक धर्म को हम ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे और बाकी धर्मों को अपन डीमीन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किया गया। हमने सभी धर्मों को समान माना। क्या माना? हमने जितने भी धर्म है, सभी धर्म है, उनको हमने समान माना, समान रूप से अपनाया, समान रूप से अपनाया। समझ में आ गया? तो हर धर्म को हमने अपनाने का काम किया, जिसे कानूनों के साथ गहरा व जटिल हो गया। इसके जो हर धर्म के हमने अलग अलग कानून भी बनाए, जैसे जो हिंदू धर्म के कानून अलग बनाए गए शादी के, भाई मुस्लिम धर्म के अलग बनाए, जैसी जरूरत पड़ी उसी के हिसाब से चीजों को अपनाया गया। धार्मिक विविधता और राज्य के कानूनों के बीच में क्या संबंध है? कैसे धार्मिक विविधता को अलग अलग प्रकार के कानूनों के साथ आपके सामने रखा गया है? पहला है पर्सनल लॉ। कौन सा है? पर्सनल लॉ। क्या कहता है पर्सनल लॉ? यह कहता है आपके सामने, भारत के विवाह, तलाक व विरासत में गोद लेने के धार्मिक कानून पर्सनल लॉ के चलते हैं। मतलब भारत में अगर आप हिंदू धर्म में तलाक लोगे तो उसका अलग तरीका है ना। विवाह की बात करूं तो हिंदू धर्म में सिर्फ आप एक शादी कर सकते हो, इस्लाम में एक से ज्यादा भी शादी कर सकते हो। तो इसीलिए विवाह का आपके सामने प्रचलन है, वो हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, सिख में अलग है, ईसाई में अलग है। तो जिस धर्म की जैसी जरूरत है उसी के हिसाब से नियम बनाए गए। बच्चों चाहे तलाक लेना होगा, चाहे विरासत होगी जो अपने माता पिता की विरासत को लेना होगा, चाहे गोद लेना होगा, सबके धर्म के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत व ईसाइयों के लिए अलग कानून बनाए गए। हर व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए। जैसे हिंदुओं के लिए हमने क्या किया गया? हिंदू मैरिज एक्ट। क्या बनाया? हिंदू मैरिज एक्ट हमारे द्वारा बनाया गया। क्या किया गया? हिंदू मैरिज एक्ट है वो हमारे द्वारा बनाया गया है। मुस्लिमों के लिए हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए अलग से शरीयत कानून लागू किया गया और ईसाइयों के लिए अलग से कानून लागू किया गया। राज्य इन कानूनों को सम्मान करता है और जो भी राज्य, जिस भी राज्य में रहते हो, सबका सब राज्य हैं वो इन कानूनों के हिसाब से अपने फैसले हैं वो लेते हैं। सुधारवादी हस्तक्षेप, यद्यपि राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भारत में जो राज्य होते हैं वो धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन कोई धार्मिक प्रथा, मानव अधिकार या संविधान के खिलाफ होती है तो राज्य कानून बनाकर इसे रोकता है। क्या होता है आपके सामने? भारत में जो राज्य है ना वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? कोई भी प्रकार का जो धर्म है, क्या है, कोई भी प्रकार का जो धर्म है उसमें हमारा राज्य वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रथा या मानव अधिकार या संविधान के खिलाफ, मतलब कोई चीज है, जैसे 3 तलाक वाली चीज थी, वो हमारे संविधान के खिलाफ थी, तो उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर कोई भी मुस्लिम महिला से शादी करके उसको 3 बार कह देता तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। लेकिन अब उस चीज में बदलाव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी संवैधानिक जो संविधान की परंपरा है उसके खिलाफ था ये चीज। इसमें उदाहरण भी दे दिया है। सबरीमाला में महिलाओं को अनुमति नहीं थी भाई आपके सामने, उसको भी आपके सामने क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा सती प्रथा व छुआछूत जैसी प्रथाओं पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो हमारे संविधान के खिलाफ है जो चीजें, उनको हमने पूरी तरीके से हटा दिया। अगले वाला है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। क्या है? यूसीसी, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, या पॉइंट है वो देखेंगे क्या है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर यूसीसी का उल्लेख है, जिसका अर्थ है पूरे देश में सभी धर्म को एक समान परिवार के समान माना जाए। क्या माना जाए? यूसीसी ने एक अलग कॉन्सेप्ट है। यूसीसी क्या कहता है? यूनिफॉर्म मतलब समान नागरिक संहिता। देखो नाम समझो, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका अर्थ क्या है? समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। इसका अर्थ क्या है कि भारत में आप चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे इस्लाम के, चाहे हिंदू के, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, आपके लिए ना एक समान कानून बनाया जाएगा। अब क्या है? अलग अलग है। हिंदू है उनके लिए तलाक का अलग नियम है, उनके लिए विवाह का अलग नियम है। समझ में आ गया? उनके लिए विरासत का अलग नियम है ना। उनके लिए आपके सामने जो
तलाक का आपके सामने, विवाह का आप और आपके सामने बच्चे को गोद लेने का अलग नियम है। लेकिन अब ये यूसीसी कहता है कि ना आप ऐसा नहीं करके एक एक ही कानून बना दो जिसमें सभी के लिए तलाक, विवाह, विरासत व गोद के लिए एक कानून का होगा, उसके हिसाब से सारी की सारी चीजें वो देखने को मिलेंगी। लेकिन धार्मिक विविधता व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के बजाय राज्य ऐसे कानून करने में बहुत सतर्कता बरते हैं। क्या होता है कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अगर एक दो धर्म होते तो हम इस चीज पर सोच सकते थे, और अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, इसीलिए जो राज्य है वो इस कानून को लागू करने से थोड़ा डरते हैं। निष्कर्ष, भारत में राज्य व धर्म के बीच में पूरी तरीके से अलगाव पश्चिमी देशों की तरह नहीं है। यह कानून सभी धर्मों को समान दूरी को संरक्षण देता है। क्या है, अब जो यूरोपीय देश है उनकी तरह हमने ऐसे नहीं कर रखा कि आपके सामने जो धर्म है और जो राज्य के कानून है उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत में सभी धर्मों को सम्मान माना गया है, उनको संरक्षित भी किया गया है। हमने सर्वधर्म स्वभाव को माना है, लेकिन सामाजिक व न्याय की आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता है। क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तो हमारा जो कानून है, संविधान है, वो आपके सामने इनमें हस्तक्षेप भी करने का काम करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको। चलिए अगले वाला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में लैंगिक असमानता व उसके स्त्रीकरण। क्या करना, स्त्रीकरण, कि महिलाओं को आपके सामने कार्य क्षेत्र पे, जहां पर महिलाएं आपके सामने काम करती हैं, कोई कार्य क्षेत्र होता है, वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस होता है आपके सामने, वहां पर महिलाओं के साथ जो फीमेल है उनके साथ कैसा आपके सामने क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। समझ में आ गया कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों, एक अगर आपके सामने एक महिला है, वो आपके सामने काम कर रही है, फीमेल है ना, और आपके सामने कोई अगर एक पुरुष काम कर रहा है, तो काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं को ना कम वेतन दिया जाता है। क्या है, कम वेतन देखने को मिलता है, काम उतना ही करवाएंगे उतने घंटे, लेकिन वेतन कम मिलेंगे, और पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं वो देखने को मिलती हैं आपके सामने, या पुरुषों को ज्यादा महिलाओं के बजाय ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को अपन विस्तार से देखेंगे कि महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता कैसे देखने को मिलती है, या और भी प्रकार के कोई भेदभाव देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है ये प्रश्न, यद्यपि आधुनिक युग में महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर आज के समय की बात करूं तो महिलाएं किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना काम कर रही हैं, अब बखूबी से अपना जो उनका जो कार्य क्षेत्र है उसको निभाने का काम कर रही हैं। लेकिन कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे आज भी गहरी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। क्या होता है, जो वर्क प्लेस है, जो वर्क प्लेस है वहां पे आज भी महिलाओं के साथ आपके सामने काफी भेदभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आज भी काफी बार जगह महिलाओं के साथ जेंडर स्टेरिफिकेशन देखने को मिलता है, स्टेरिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसका अर्थ है कि भाई महिलाओं के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। समझ में आ गया, भेदभाव मौजूद है। इसके साथ कार्य भी स्वरूप तेजी से फेमिनाइज भी, आजकल भाई जो काम है वो महिलाओं के हिसाब से भी बनने लगे हैं। आजकल महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा भी कुछ कुछ जगह आपके सामने क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। तो हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, कहीं पर लैंगिक भेदभाव भी है, तो कहीं पर आपके सामने महिलाओं को फेमिनिज्म भी देखने को मिलता है, महिलाओं को ज्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है। कार्य क्षेत्र में लैंगिक असमानता, कोई भी कार्य क्षेत्र है उसमें जो लैंगिक असमानता कैसी है उसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है वेतन में अंतर, वेज गैप। क्या है, वेज गैप। वेज गैप क्या होता है भाई, आपके सामने पैसे, जो पैसा उसमें कमी। आज के समान कार्य व समान योग्यता होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। क्या मिलता है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में क्या दिया जा रहा है, कम वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है। विशेषकर असंगठित क्षेत्र जहां पे मजदूरी और कृषि, कृषि जैसा क्षेत्र होता है ना, जहां पर आपके सामने कोई फिक्स रूल और रेगुलेशन नहीं है। क्या है, जहां पर कोई फिक्स रूल और रेगुलेशन नहीं है, कोई एक संस्था काम नहीं कर रही है। क्या है, कोई एक संस्था काम नहीं कर रही है, उन जैसी जगह पर आपके सामने महिलाएं हैं, उनके साथ काफी भेदभाव होता है, उनसे काफी ज्यादा काम कराया जाता है, और वेतन भी उनके साथ कम दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि भाई आप पुरुषों के मुकाबले कम काम करती हो तो आपको उतना ज्यादा वेतन है वो नहीं दिया जाएगा, वेतन में कमी है। जैसे महिला को, एक महिला को आपके सामने 500 रुपए दे रहे हैं, तो पुरुष को वहां पर 700 रुपए देंगे, या 600 रुपए देंगे, और पुरुष को 700 रुपए देंगे। ऐसे देखने को मिलता है। ग्लास सीलिंग,
ये एक अदृश्य बाधा है जो महिलाओं को कॉर्पोरेट या सरकारी संस्थानों में उच्च पदों तक पहुंचने से रोकती है। लोग क्या सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि जो पुरुष होते हैं ना, जो मेल होते हैं, वो आपके सामने महिलाओं से ज्यादा समझदार होते हैं, तो महिलाओं को बड़े पदों पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? महिलाओं को आपके सामने जो फीमेल है उनको बड़े बड़े पदों पर नहीं होना चाहिए। इसी को ग्लास सीलिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे जो ग्लास है, एक पतली परत है, वो आपके सामने क्या है, बनी हुई है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। समाज यही सोचता है, मान बैठता है कि महिलाएं अच्छी लीडर नहीं हो सकती। महिलाओं में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो नहीं होती है। लीडरशिप क्वालिटी है वो ज्यादा नहीं होती है। काफी पुरुष है या काफी आपके सामने समाज है, उसमें ये विचारधारा काफी बनी हुई है। इसी को ग्लास सीलिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्लास सीलिंग के नाम से उसको जाना जाता है। जहां पर भाई आपके सामने जो पुरुष है ना, वो ये सोचते हैं कि महिलाएं ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं। दोहरा बोझ, डबल बर्डन। डबल बर्डन क्या होता है? कामकाजी महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वे दफ्तर के साथ घर का भी काम करें। महिलाओं के साथ समस्या यही होती है कि वो आपके सामने घर का भी काम कर रही हैं और आपके सामने बाहर का भी काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बाहर का भी काम कर रही हैं और आपके सामने घर का भी काम कर रही हैं, और आपके सामने घर का भी काम कर रही हैं। तो दोनों जगह आपके सामने काम कर रही हैं, तो उनके पास क्या है, ज्यादा काम है वो देखने को मिलता है। जैसे घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, वो अकेले संभालती हैं, तो उनके ऊपर आपके सामने दोहरी बोझ है वो देखने को मिलता है। जो एक तो उनको शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से भी बर्डन देता है और मेंटल रूप से भी बर्डन देता है। क्या देता है? भाई एक बात बताओ, पुरुष तो क्या करता है, बाहर काम करके आ गया, फिर घर पे आराम करेगा। महिला क्या करेगी? आपके सामने पहले बाहर भी कमाने जाएगी, फिर आपके सामने क्या करेगी, बाहर भी जा रही है कमाने, और फिर आपके सामने घर पे आ रही है तो अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, खाना बना रही है आपके सामने, और अन्य कोई काम उनको देख रेख कर रही है। तो महिलाओं पे आपके सामने फिजिकली क्या, फिजिकली भी इससे प्रेशर आता है, और मेंटली भी वो आपके सामने क्या भाई टूटते हैं। अब एक बात बताओ, जो इंसान पहले बाहर फिजिकली काम करके आए, फिर आपके सामने उस पर और ज्यादा प्रेशर भी रहता है। कार्य का स्तरीकरण, फेमिनिज्म कैसे देखने को मिल रहा है वर्ग पर? इसका अर्थ अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अत्यधिक रूप से बढ़ रही है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपके सामने महिलाएं हैं, फीमेल डोमिनेंट सेक्टर हो गए। क्या हो गए? फीमेल डोमिनेंट वाले सेक्टर, जहां पे आपके सामने जो महिलाएं हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं, है ना। फीमेल डोमिनेंट सेक्टर बोला जाता है जहां पर आपके सामने महिलाएं पुरुषों के बजाय ज्यादा उस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? फेमिनिज्म ऑफ वर्क के नाम से जाना जाता है, कि भाई ये क्षेत्र तो है ही महिलाओं के लिए। जैसे कौन कौन क्षेत्र है? कम वेतन वाले क्षेत्र। महिलाएं अक्सर ऐसे क्षेत्रों में सिमट कर रह गई जहां वेतन कम है। क्या है? कम वेतन वाला, जहां पर कम पैसा देना पड़े, उस प्रकार के आपके सामने सेक्टरों में महिलाओं से ज्यादा काम कराया जाता है। जैसे जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब छोटे मोटे जो संस्थान होते हैं ना, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उन पर आपके सामने देखने को मिलता है जहां पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कि आज तो महिला को काम पर लगा लिया, कल आपके सामने अगर मन में आई तो उनको निकाला भी जा सकता है। समझ में आ गया? छोटे मोटे धंधे, कपड़ा उद्योग, बीड़ी बनाना, कृषि हो गया, मजदूरी हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपके सामने महिलाओं को रखा जाता है। समझ में आ गया? कपड़ा बनाने का धंधा हो गया, बीड़ी बनाना हो गया, कृषि हो गया, मजदूरी, इसमें महिलाओं को खास करके रखा जाता है। देखभाल व काम, केयर वर्क। केयर वर्क में भाई कोई जो कोई दो पुरुष और महिला दोनों दोनों काम करने जा रहे हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी महिलाओं को काफी ज्यादा रखा जाता है। समाज में पितृसत्तात्मक सोच के कारण नर्सिंग, टीचर, एयर होस्टेस व रिसेप्शन जैसी नौकरियों में महिलाओं को काम मिल जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ काम ही महिलाओं से कराया जाता है। ये सोचा जाता है कि काम ही किसके है, फीमेल डोमिनेंस के काम है। जैसे नर्सिंग वाला क्षेत्र है, वहां पे आपके सामने महिलाओं को ज्यादा रखा जाएगा। क्या है? महिलाओं को ज्यादा देखा जाएगा। रिसेप्शन का काम हो गया, कोई भी होटल हो गया, कोई भी आपके सामने इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां पर आपके सामने हमेशा क्या होगी, महिला होगी। या आपके सामने एयर होस्टेस हो गई। यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र है जहां आपके सामने फीमेल डोमिनेंट सेक्टर है। क्या है? फीमेल, यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं ही देखने को मिलते हैं, पुरुष आपके सामने इन क्षेत्रों में कम देखने को मिलते हैं। महिलाओं को काम, इनको पिंक कॉलर के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से? पिंक कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है? पिंक कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ममताएं और विनम्र स्वभाव के काम होते हैं। मतलब इनमें आपके सामने क्या है, थोड़ा प्यार के स्वभाव की जरूरत होती है, थोड़ा इस प्रकार से आपको ठंडे दिमाग की और प्यार वाले स्वभाव की जरूरत होती है। इसके अलावा एक केयर टेकर का काम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे चाहे ओल्ड होम हो गया, चाहे ओल्ड होम हो गया, या आपके सामने कोई चाइल्ड होम हो गया, जहां पर आपके सामने
केयर टेकर का काम भी महिलाएं काफी ज्यादा करती हैं। समझ में आ गया? कोई बच्चों की देखभाल करनी हो गया, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करनी होगी, उसके लिए महिलाओं को काम पर ज्यादातर देखा जाता है। क्यों? ऐसे काम के लिए आपको विनम्र स्वभाव की जरूरत होती है। निष्कर्ष, कार्य क्षेत्र में असमानता व स्त्रीकरण यह साबित करता है कि महिलाओं के घर की चार दीवारी तो नाप नाप ली है। मतलब आज के समय नापना नहीं, लांग लिया। मतलब आज के समय महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम तो करने लग गई हैं। ये असमानता जरूर है समाज में, लेकिन काम तो जरूर महिलाएं बाहर जाकर करने लगी हैं। लेकिन वे आज भी शोषक वर्ग व पुरुष प्रधान आर्थिक अर्थव्यवस्था का शिकार है। लेकिन आज भी जो महिला, जो पुरुषों की जो पुरानी आपके सामने मेल डोमिनेट जो थिंकिंग है, उसका आज भी वो शिकार दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समाज में काम करना तो शुरू कर दिया है। तो ये था आपके सामने जो पहला आपका जो पेपर होने वाला है, उसका जो पहला मास्टर क्लास है, चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्या है? चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उसकी जो मास्टर क्लास है, क्लास नंबर 1, वो मैंने करवा दी है। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।